देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के सामने मुद्दों दोस्तों चलेंगे। सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर शरद पवार के सामने एक बार फिर से अमित शाह की राजनीति पूरी तरीके से फीकी पड़ती नजर आई है दोस्तों, जिसके बाद आनंद फानन में बीजेपी के मोदी सरकार के मंत्री ने पूरे मामले पर सफाई देकर मामले को शांत कराने की कोशिश की है दोस्तों। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एनसीपी के अंदर फूट डालने वाले नेता प्रफुल्ल पटेल को भी देनी पड़ी है सफाई। बताएंगे किस तरीके से शरद पवार के एक तीर से कई बीजेपी के लोग हुए हैं शिकार और राज ठाकरे की ओर से भी एक ऐसा बयान दिया गया है दोस्तों, जिसे लेकर जोरदार तरीके का विवाद हुआ है शुरू। बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे। इससे जुड़ी हुई पल पल की पूरी अपडेट की तरफ दोस्तों के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर ममता बनर्जी दिल्ली में चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने आ रही है दोस्तों, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल करवा दिया गया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों के साथ में चलेंगे। एक एक करके सारी बड़ी अपडेट बताएंगे कैसे राहुल गांधी ने उत्तराखंड के कोट द्वार के मामले को लेकर एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों, जिससे मोहब्बत की दुकान का समर्थन करने वाले लोगों को एक बड़ी सफलता मिली है दोस्तों और बड़ी उम्मीद जागी है। बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज के सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि शरद पवार के आगे आज नहीं तो कल अमित शाह को घुटने टेकने पड़ेंगे और एनसीपी पार्टी को जिस तरीके से बीजेपी कब्जा करने की कोशिश कर रही है, एनसीपी के ज्यादातर नेता भागते हुए वापस से शरद पवार के साथ में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 28 जनवरी को अजित पवार की मौत हो जाती है दोस्तों। बारामती के अंदर प्लेन क्रैश हो जाता है। ऐसे में एनसीपी अजित पवार गुट के नेताओं में खलबली मच जाती है दोस्तों, क्योंकि अजित पवार एकमात्र ऐसे नेता थे जो पूरी तरीके से पार्टी को कंट्रोल करते थे। और अजित पवार की मौत के बाद पवार के परिवार का कोई कंट्रोल करेगा पार्टी को या फिर बाहर का कोई बड़ा नेता इसे कंट्रोल करेगा, यानी जो कई सारे नेता है जिसमें छगन भुजबल का भी नाम है और प्रफुल्ल पटेल का भी नाम है और जयंत पाटिल, धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे का नाम है। तो इनमें से कौन पार्टी को कंट्रोल करेगा, इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी दोस्तों। ऐसे में एक बात जो सबके सामने नजर आ रही थी वो ये कि अजित पवार के बाद एनसीपी पार्टी को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो शरद पवार कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे में शरद पवार के हाथ में एनसीपी अजित पवार गुट जाने वाला था, लेकिन अमित शाह ने इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कोशिश की कि एनसीपी अजित पवार गुट शरद पवार से अलग रहे और एनडीए गठबंधन का समर्थन करता रहे। और कई सारी रिपोर्टों में बताया गया कि अमित शाह के इशारे के बाद अजित पवार के ग्रुप के 4 बड़े नेता जो परिवार से नहीं आते बल्कि अलग से नेता है दोस्तों, वे सब के सब देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। यानी अजित पवार की 28 तारीख को मौत होती है, उसके 2 दिनों के बाद 30 तारीख को ये सब लोग सरकार बनाने को लेकर चर्चा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंच जाते हैं और अगला उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात की चर्चा की जाती है। एक तरीके से बीजेपी के शरण में चले गए दोस्तों। इसके बाद 4 दिन भी नहीं बीते, लेकिन सुनेत्रा पवार को यानी अजित पवार की पत्नी को अचानक से उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और उनको राज्यसभा के पोस्ट से इस्तीफा दिलवा दिया गया दोस्तों। इसके बाद शरद पवार को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ऊपर से इशारा हुआ है, इसीलिए केवल 4 दिन के अंदर उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर सुनेत्रा पवार को आगे कर दिया गया बिना शरद पवार से पूछे हुए। और इसके बाद अब शरद पवार ने भी अपने समीकरण सेट करने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। सबसे पहले तो शरद पवार सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ के दौरान नहीं जाते हैं और कहते हैं कि पूरे परिवार को अंधेरे में रखा गया। और इसके बाद उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग जो परिवार का हिस्सा नहीं है वो पार्टी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इशारा जयंत पाटिल और धनंजय मुंडे के साथ साथ कई और नेताओं पर था दोस्तों। कुल मिलाकर इनमें से कई लोग ऐसे थे जो सुनेत्रा पवार को जानबूझकर जल्दी में उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ लेने के लिए उकसा रहे थे, ताकि भारतीय जनता पार्टी अजित पवार को मिलने वाले जो मंत्रालय था यानी जो अजित पवार का मंत्रालय था वित्त मंत्रालय, उसको अपने पास ले सके दोस्तों। और खबर ये सामने आती है कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री का पोस्ट तो दे दिया गया, लेकिन उनको वित्त मंत्रालय नहीं दिया गया, जिसके बाद एनसीपी पार्टी के अंदर जबरदस्त तरीके का विवाद शुरू हो गया दोस्तों। और अंदर खाने एनसीपी के अंदर ये खबरें फैलनी शुरू हो गई कि एनसीपी के एक नेता है प्रफुल्ल पटेल जो गुजरात से जुड़े हुए हैं, यानी गुजराती नेता है और महाराष्ट्र में आकर राजनीति करते हैं। इन्होंने ही अमित शाह के कहने पर एनसीपी पार्टी के अंदर फूट डालने की कोशिश की और शरद पवार के पास एनसीपी पार्टी का कंट्रोल जाने से रोकने की कोशिश की। और प्रफुल्ल पटेल के ऊपर आरोप लगा कि ये गुजराती लॉबी को एनसीपी के ऊपर हावी करना चाहते हैं, यानी एनसीपी एपी यानी अजित पवार ग्रुप पर पूरी तरीके से मोदी और शाह का कंट्रोल करवाना चाहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर राज ठाकरे और ज्यादा एग्रेसिव हो गए दोस्तों। राज ठाकरे ने कहा कि एनसीपी की कमान किसी के पास भी जानी चाहिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन गुजराती व्यक्ति के पास नहीं जानी चाहिए। ये जो प्रफुल्ल पटेल है वो गुजराती व्यक्ति है और उसके पास एक मराठी पार्टी यानी एनसीपी पार्टी जो महाराष्ट्र के अंदर मराठी समाज से जुड़ी हुई पार्टी है उसका कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। यानी प्रफुल्ल पटेल गुजराती है, उसके पास महाराष्ट्र की पार्टी का कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। राज ठाकरे ने अपने पोस्ट में कहा कि एनसीपी मराठी अस्मिता पर आधारित है, उसका नेतृत्व मराठी व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। एनसीपी का प्रेसिडेंट मराठी होना चाहिए, पाटिल होना चाहिए, कोई पटेल नहीं।
उनके हाथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान आ जाता है। दोस्तों पीयूष गोयल एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर प्रफुल्ल पटेल की नियुक्ति का दावा करते हुए उनको बधाइयां देते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाइयों वाला जैसे ही बयान आता है भारतीय जनता पार्टी के नेता पीयूष गोयल का, दोस्तों इसके बाद एनसीपी पार्टी के अंदर और ज्यादा बवाल शुरू हो जाते हैं और तरह तरह के बयान आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कई जगह पर बोला कि वो चाहते हैं कि एनसीपी पार्टी शरद पवार के हाथ में जानी चाहिए। पवार साहब के खिलाफ जो साजिशें चल रही है हम लोग उसके विरोध में खड़े हैं और ऐसे में शरद पवार को लेकर एक सिंपैथी वाला माहौल बन चुका है दोस्तों। और प्रफुल्ल पटेल बीजेपी के कहने पर अमित शाह के एजेंडे पर महाराष्ट्र में एनसीपी पार्टी को तोड़ रहा है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और आनंद फानंद में फिर प्रफुल्ल पटेल को आकर सफाई देनी पड़ी। दोस्तों प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि सोशल मीडिया पर मेरे को लेकर एक दावा चल रहा है कि मुझको एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, ये पूरी तरीके से भ्रामक है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी और पोस्ट पर पहुंचाया जाता है। हमारी पार्टी जो फैसला लेती है वो पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से लेती है, सभी कार्यकर्ताओं के फैसले के आधार पर आगे बढ़ा जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों प्रफुल्ल पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खबर जैसे ही चल रही थी तो एनसीपी के अंदर जारी बवाल को रोकने के लिए आनंद फानंद में प्रफुल्ल पटेल को यह बात बोलनी पड़ी दोस्तों। और प्रफुल्ल पटेल के बाद अमित शाह के करीबी और मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को आकर भी सफाई देनी पड़ी। पीयूष गोयल आकर बोलने लगे कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे एक गलत जानकारी दी और प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का दावा किया गया। उन्होंने कहा कि जानकारी की पुष्टि किए बिना मैंने मीडिया में कुछ बयान दे दिया था, किंतु बाद में पता चला कि जानकारी गलत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एनसीपी काम कर रही है। भ्रामक जानकारी के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। यानी दो नेताओं की अचानक से माफी सामने आ जाती है दोस्तों, स्पष्टीकरण सामने आ जाता है और राज ठाकरे ने पूरी तरीके से एक बयान देकर मराठी वर्सेस गुजराती वाला मुद्दा बना दिया है। और बड़ी बात यह है कि शरद पवार को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक मैसेज क्लियर गया है कि बीजेपी के लोग, खासकर दिल्ली में बैठे भाजपा के लोग शरद पवार को कमजोर करने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें कर रहे हैं कि शरद पवार के हाथ में एनसीपी का कंट्रोल ना आए, क्योंकि सबको पता है कि जिस दिन शरद पवार वापस से एनसीपी का कंट्रोल पाएंगे उस दिन से भारतीय जनता पार्टी से सरकार से समर्थन वापस हो जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी के नेता पीयूष गोयल का बयान, उसके बाद प्रफुल्ल पटेल का औपचारिक तौर पर दावा करना, इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस चुके हैं और शरद पवार के सामने गुजरात से आने वाले प्रफुल्ल पटेल जो बीजेपी के एजेंडे को लेकर एनसीपी में घुसे हुए हैं उनके खिलाफ एनसीपी में जबरदस्त तरीके का माहौल बनता जा रहा है। धीरे धीरे करके इस मामले पर आखिरकार शरद पवार से इनको माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो अपनी राय जरूर लेकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन बजट पेश किया जाता है दोस्तों। ऐसे में बजट को लेकर अलग अलग तरीके के लोगों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन निर्मला सीतारमण के पति अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर की ओर से एक ऐसा बयान सामने आया दोस्तों जिससे पता चलता है कि उनको अपनी पत्नी के बजट के बारे में ज्यादा पता होगा। और उन्होंने जो बयान दिया है वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिकता और विभाजनकारी एजेंडा फैलाने के अलावा अर्थशास्त्र और अन्य चीजों में पूरी तरीके से असक्षम है, यानी और कोई काम नहीं कर सकते। केवल नरेंद्र मोदी सांप्रदायिकता और विभाजनकारी फैसले ले सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने यह दावा किया है। अगर आप भी मानते हैं कि अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर से अच्छा और कौन रिव्यू दे सकता है, और उन्होंने अपने पत्नी के बजट पेश किए जाने के बाद ये जो दावा किया है नरेंद्र मोदी को फटकार लगाई है दोस्तों, इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को यानी बीते दिन भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के अंदर विपक्षी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार रही है, जिस कारण वो मतदाता सूची के अंदर विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के नाम पर लोगों के नाम लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात कर रही थी दोस्तों। वह आज दिल्ली पहुंच रही है, जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी से उनकी मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहते हैं कि बीजेपी के लोग बंगाल में एक बार फिर से चुनाव हारेंगे। आप लोग एसआईआर का जितना दुरुपयोग करना है करिए, लेकिन हार आप लोगों को जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो राजनीतिक रूप से बीजेपी वालों को लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन ये लोग राजनीतिक और लोकतांत्रिक रूप से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये लोग एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करते हुए हर तरीके के हथकंडे के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सीईसी को एसआईआर से जुड़े मुद्दे को लेकर आज ममता बनर्जी जानकारी देने के लिए उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रही है दोस्तों। क्या सीईसी के साथ में जो बैठक होगी, जो मुलाकात होगा, क्या उसमें कोई बड़ा बवाल भी हो सकता है? जो भी जानकारी से जुड़े आते रहेगा आप अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
कल बीते दिन बजट आने के कारण एक मुद्दा जो दबता हुआ नजर आया दोस्तों, वो नरेंद्र मोदी का एप्स्टीन फाइल में नाम था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि एप्स्टीन फाइल में हुए खुलासे के बाद नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए एप्स्टीन फाइल के नए बैच की रिपोर्ट इस बात की बड़ी चेतावनी है कि किस तरीके के लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच है और वो विदेशी दबाव हेर फेर के प्रति कितने संवेदनशील है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि नरेंद्र मोदी स्वयं इन खुलासों का सामना सबके सामने आकर करे, क्योंकि ये गंभीर आरोप लगे हैं, इससे वो बच नहीं सकते। कांग्रेस के नेता ने सवाल किया कि क्या उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात की, यानी नरेंद्र मोदी ने जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात की या उन्होंने किसी को उनसे मिलने के लिए जेफरी एप्स्टीन अपराधी से मिलने के लिए किसी को भेजा था, जैसा उसमें जिक्र किया गया है, एक ईमेल में जिक्र किया गया है। इन सारे सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी को देना है दोस्तों, लेकिन जानबूझकर इस मामले को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि एप्स्टीन फाइल के मामले पर कांग्रेस पार्टी को बजट सेशन के दौरान जोरदार तरीके का और बड़ा बवाल करना चाहिए ताकि मीडिया तक ये बातें पहुंचे और जो लोग इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो मुद्दा उन लोगों को भी उठाने के लिए मजबूर होना पड़े। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि एप्स्टीन फाइल में नाम आना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है, इस पर लगातार दबाव बनाए जाता रहना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें रूबिका लियाकत की ओर से बजट को लेकर आम जनता से पूछा गया कि बताओ बजट आप लोगों को कैसा लगा। तो इस पर आम जनता ने जो प्रतिक्रिया दी है वो काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है दोस्तों। रूबिका लियाकत जो एक ऐसी पत्रकार है, आप लोग जानते हैं कि सरकार के पक्ष में पूरी तरीके से माहौल बनाने का इनका काम रहता है। ऐसे में रूबिका लियाकत ने पूछा कि वर्ष 2026 यानी इस साल का बजट आप लोगों को कैसा लगा। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, पहला ये कि अच्छा था, दूसरा ये कि बुरा था, तीसरा ये कि ओके ओके था और चौथा ये कि दूरदर्शी बाद में समझ में आएगा, यानी दूरदर्शिता बाद में समझ में आएगा। तो इन 4 ऑप्शन में से लोगों ने ज्यादातर जो टिक किया दोस्तों वो बुरा था, यानी वर्ष 2026 का जो बजट था उसे ज्यादातर लोगों ने 76% लोगों ने माना कि बुरा था। इससे रूबिका लियाकत के द्वारा कराए गए वोटिंग में पता चल गया कि आम जनता क्या चाह रही है और आम जनता की क्या मानसिकता है बजट को लेकर। अगर आप भी मानते हैं कि लोक लुभावने वादे मात्र बजट का काम रह गया है, लोगों को पता है कि ये वादे बड़े बड़े करेंगे और खर्चा पैसा करेंगे नहीं, यानी नाम मात्र के लिए योजनाएं लागू की जाती है और बाद में जब 1 साल के बाद रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि पूरा माहौल एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार के माध्यम से बनाया गया था, वास्तविकता में तो कुछ भी ग्राउंड पर नहीं उतरा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें ट्रंप को ऐसा लगता है दोस्तों कि वो भारत के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। ट्रंप ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिससे लग रहा है कि बीजेपी की सरकार क्योंकि ट्रंप को जवाब नहीं देती तो उसका जो मन करता है वो बोलता है दोस्तों, और भारत को लेकर कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। ट्रंप ने फिर से अनाउंस किया है कि अब ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत। एक बार फिर ट्रंप तय कर रहा है कि भारत क्या करेगा नहीं करेगा, कहां से तेल खरीदेगा कहां से तेल नहीं खरीदेगा। मोदी सरकार ने अपनी विदेश नीति व्हाइट हाउस में गिरवी रख दी है। क्या कांग्रेस पार्टी का यह सवाल एकदम सही है? आखिर ट्रंप ने मोदी का कौन सा राज दबा के रखा हुआ है कि जिसके बाहर आने के डर से नरेंद्र मोदी इस तरीके से देश को पीछे धकेल रहे हैं और ट्रंप के हवाले देश को कर दिया गया है। ट्रंप हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर रहा है और इस तरीके का दावा कर रहा है कि भारत अब ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ट्रंप अगर बार बार ये दावा कर रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रंप को पता है कि जो लोग भारत में सरकार में बैठे हुए हैं वो ट्रंप के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ट्रंप के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे और बीजेपी वाले भी लगातार दोस्तों ट्रंप की एक बयान पर भी पलटवार नहीं करते और ट्रंप का जो मन करता है वो बोल जाता है। तो इससे क्या यह माना जाए कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को ट्रंप के हाथ में रख दिया गया है, यानी ट्रंप क्या तय करेगा कि भारत कहां से तेल खरीदेगा कहां से तेल नहीं खरीदेगा और किस हैसियत से ट्रंप ये दावा कर रहा है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं भारत के लिए ही, आम जनता के लिए, भारत के संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए ही शर्मनाक मामला है दोस्तों कि एक विदेशी व्यक्ति बता रहा है कि भारत कहां से तेल खरीदेगा कहां से तेल नहीं खरीदेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में सिर्फ अपनी पार्टी और उसके नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत चाहते हैं। थरूर ने यहां पत्रकारों से कहा कि वो अपनी पार्टी और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की जीत के लिए प्रचार करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि उन्होंने यह भी उदाहरण दिया कि उनकी सिर्फ एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनसे यह सवाल बार बार पूछना बंद कर देना चाहिए मीडिया वालों को। तिरुवनंतपुरम के अंदर कांग्रेस के सांसद ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस पार्टी
पार्टी में ही रहेंगे और कहीं भी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं केरल में चुनाव प्रचार का हिस्सा बनूंगा और यूडीएफ की जीत के लिए काम करूंगा। थरूर ने वीरवार को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी दोस्तों, और सारी समस्या का समाधान होने के बाद उन्होंने कहा कि कोई और यहां पर चुनाव नहीं जीत सकता, चुनाव केवल कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता जीतेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने सारे नेताओं के नेतृत्व में यहां पर अपनी सरकार बनाएगी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार केरला के अंदर बनने जा रही है, डंके की चोट पर बनेगी और यूडीएफ की सरकार बनकर हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि लेफ्ट पार्टी ने जितना घोटाला किया है उन सबको परत दर परत खुलासे किए जाए। यानी शशि थरूर को बीजेपी वाले केरल में अपने साथ में लाना चाहते थे, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे बातचीत की है, तो उसके बाद मामला सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है दोस्तों। और थरूर साफ तौर पर बोल रहे हैं कि कांग्रेसी व्यक्ति ही यहां पर चुनाव जीतेगा, कांग्रेसी व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा और कांग्रेस की ही सरकार केरला में बनेगी। उन्होंने कहा कि मेरी एकमात्र पार्टी है और वो कांग्रेस पार्टी है, ये सबको पता है। यानी शशि थरूर से जो उम्मीद बीजेपी वालों की जागी होगी दोस्तों, वो पूरी तरीके से फिर शांत हो गई होगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़े थोड़े पैसे के लिए कितने ज्यादा गिर चुके हैं दोस्तों, इसकी एक झलक देखने को मिलती है गुना में, जहां पर गुना के पास बजरंगगढ़ टोल प्लाजा में उस वक्त अखाड़ा खुलता हुआ नजर आया दोस्तों, यानी अखाड़ा बनता हुआ नजर आया जब टोल टैक्स को लेकर जमकर हंगामा हुआ और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष वंदना मांडरे सहित महिला नेत्री सिमरी सिंह हनुमान मंदिर में भंडारे में शामिल होने जा रही थी। उस समय टोल प्लाजा पर केवल 25 रुपए का उनसे भुगतान करने के लिए बोला गया। इस बात को लेकर इतना बवाल काटा गया दोस्तों, ये सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी शेयर किया गया। यानी मात्र 25 रुपए पे करने के लिए बोला गया था, उसके लिए बवाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, फोन करके धमकियां दे रही हैं। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा कि राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान जिन नागरिकों को नोटिस दिया गया है उन्हें बिना किसी हंगामे के संबंधित अधिकारी के सामने पेश होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि उनके खिलाफ भी फॉर्म 7 के जरिए कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो स्वयं चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। विपक्षी दलों का आरोप है कि विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी एजेंटों के द्वारा खास तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। फॉर्म 7 के जरिए वास्तविक मतदाताओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई जा रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मा ने गोलपाड़ा जिले के अंदर सरकारी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, अगर नोटिस मिला है तो जाकर बताना पड़ेगा कि आप भारतीय हैं, वही बात खत्म हो जाती है। इसमें रोने धोने की क्या जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इनको पता है कि ज्यादातर नोटिस तो मुस्लिम समाज के लोगों को गया है, तो इसी तरीके से बोलकर कहीं ना कहीं मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि इससे पता चलता है कि हिमंत बिस्वा शर्मा जानबूझकर विवाद में तूल देते रहते हैं और इस तरीके के बयान का कोई औचित्य नहीं था, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि ये रोने धोने की क्या जरूरत है, इस तरीके का बयान देकर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी नहीं है और अन्याय के प्रति रोना धोना भी नहीं चाहिए। यानी पूरी तरीके से दोस्तों आम जनता के खिलाफ जो मानसिकता होती है वैसी मानसिकता हो चुकी है हिमंत बिस्वा शर्मा की। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर एक नई अपडेट आई है। उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तराखंड अब ये मामला पहुंच चुका है। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह जहां साफ कह चुके हैं कि सरकार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानती है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी है उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो अभिमुक्तेश्वरानंद ही हमारे शंकराचार्य है। और उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कहा कि हम नहीं मानते कि वो शंकराचार्य है। उत्तराखंड के मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम सीएम से पूछकर बताएंगे, यानी पुष्कर सिंह धामी से पूछकर बताएंगे कि ये कहां की तस्वीर है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चल रहा है दोस्तों। सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो में कई सारे लोगों को उन्होंने बिठाकर रखा हुआ है और बजट चल रहा है। बजट भाषण से कुछ नोट कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसके बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में तंज कसते हुए कहा कि भजनलाल शर्मा पेन लेकर मीडिया में फोटो खिंचवा रहे हैं कि वो बजट से कुछ सीख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, लेकिन बजट तो पूरा का पूरा एकदम लिखा हुआ PDF मिल जाता है। PDF सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। भाषण की एक एक बात उसमें होती है, तो फिर लिखने की क्या जरूरत है। यानी किसी ने क्या मुख्यमंत्री को बताया नहीं कि मामला काफी आगे बढ़ चुका है, दुनिया लिखावट से बहुत ऊपर चली गई है और अब तो PDF मिल जाता है पूरा का पूरा, हैंड टू हैंड, तुरंत पता चल जाता है कि आखिर मंत्री ने क्या कुछ बोला था। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पिछली बार भी इसी तरीके से PR करने के लिए हाथ में पेन लेकर बैठे हुए थे, इस बार भी कुछ इसी तरीके के हालात है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पाकिस्तान का भारत के साथ खेलने से इनकार। T20 वर्ल्ड कप में भारत वाले मैच
मैच का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान दोस्तों, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में 15 तारीख को बताया जा रहा था कि T20 वर्ल्ड कप का मैच होगा और इस मैच को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही थी। भारत के अंदर भी टीआरपी के लिए जो कंपनियां काम करती हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं जिसमें जियो का भी नाम है, वे सब लोग तैयारी कर रहे थे इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का, यानी जमकर पैसा बनता दोस्तों। लेकिन अब ब्रॉडकास्टर को भी तगड़ा झटका लगा है और इसमें ज्यादातर वे लोग शामिल है दोस्तों जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, खासकर जियो कंपनी जो अंबानी की कंपनी है, उसे ये तगड़ा झटका है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच से सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकलता है, सबसे ज्यादा पैसे निकलते हैं। बल्कि T20 वर्ल्ड कप एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ, तो इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच नहीं होगा तो झटका बीसीसीआई और तमाम ब्रॉडकास्टर्स के लिए है दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार ने जो फैसला लिया है, अगर आप भी मानते हैं कि पिछली बार जब एशिया कप का मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था तब इंडिया के अंदर भी लोग दबाव बना रहे थे, लेकिन बीजेपी की सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार अगर ये फैसला ले रही है कि इंडिया के साथ में मैच नहीं खेलेंगे, तो फिर भारत सरकार को भी आधिकारिक पॉलिसी लानी चाहिए और साफ तौर पर बोलना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ कहीं कोई मुकाबला नहीं होगा। लेकिन ये फैसला लेगा कौन दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की जनता तो अपनी सरकार की तारीफ कर रही होगी इस फैसले पर, लेकिन हमारे देश की जनता की जो डिमांड है उसे कब पूरा किया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग अपने ही समर्थकों को, यानी जो बीजेपी के सवर्ण समर्थक है दोस्तों, उन्हीं की आलोचना करने लगे हैं। बीते दिन रविवार को भारत बंद का ऐलान किया गया था सवर्ण समाज के द्वारा। हालांकि भारत तो पूरा चालू था, लेकिन क्योंकि सवर्ण समाज बीजेपी का वोटर है दोस्तों, तो दबाव बनाने के लिए इस तरीके का ऐलान कर रहा है। लेकिन बीजेपी आईटी सेल वाले भी सवर्ण समाज जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है दोस्तों, उसके द्वारा बुलाए गए बंद पर मजाक उड़ा रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और बीजेपी वाले भी अब धीरे धीरे करके अपने सवर्ण वोटों को खोते जा रहे हैं दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा स्थिति खराब होगी, क्योंकि सवर्ण वोटर बीजेपी के पॉलिसी से काफी नाराज है दोस्तों। साथ साथ बांग्लादेश को बीजेपी की सरकार ने बजट में 60 करोड़ रुपए दिए हैं। सवाल ये उठता है कि भारत के टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल बांग्लादेश में क्यों किया जाएगा, इसका जवाब वित्त मंत्री को देना चाहिए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।